So, dear students, welcome again in this lecture room. As you know that we are discussing this topic of physiology, growth and development. तो इसमें हमने बहुत से जो सब टॉपिक्स इसमें आते हैं तो कंप्लीट किए. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑक्सिन. तो ये भी हमने कल उस पर मेरे ख्याल में हाफ पोर्शन पढ़ा इस ऑक्सिन्स का. तो पहले मैंने इस ऑक्सिन के बारे में, अगर आपको याद होगा, डेफिनेशन बताई. ये ऑक्सिन्स जो है ये एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं या केमिकल सबस्टेंस होते हैं जो एक प्लांट में ग्रोथ को एनहेंस करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं या ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं. तो दीज आर कॉल्ड एज ऑक्सिन्स. तो उसके बाद जहाँ तक इसकी डिस्कवरी का ताल्लुक़ है या हिस्ट्री का ताल्लुक़ है, ये भी हमने कल कंप्लीट की. तो अगर आपको याद होगा, मैंने बताया बहुत से साइंटिस्ट आए इसमें जिन्होंने इस पर काम की, वर्क किया. तो पहले ये था, अगर सिर्फ नाम बताऊँ मैं, क्योंकि ये डिस्कस कल हमने किया. डार्विन था पहले, है याद है. तो और उसका बेटा फ्रांसिस डार्विन. तो उसके बाद मैंने कहा कि पॉल आया था और एक साइंटिस्ट, या उसके बाद मैंने कहा कागल था और एक साइंटिस्ट, या थायमीन था और एक साइंटिस्ट, थायमीन ये, या फाइनली ये तो वेंट था, यानी फाइनली वेंट, जिसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है इस पर. और फाइनली उसने कहा कि ये जो टिप ऑफ द प्लांट है, चाहे रूट या शूट टिप, माने यहाँ पर शूट टिप है, जिस पर उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया ओट प्लांट पर. याद है आपको, यानी ओट प्लांट, जिसे हम एविना भी कहते हैं, इसके टिप पर, स्टेम के टिप पर उसने एक्सपेरिमेंट कैरी किया. तो उसके बाद फाइनली ही वाज अप टू द मार्क. उसने कहा जो ये टिप है यहाँ पर, जिसे हम कोलियोपिटाइल भी कहते हैं, तो यहाँ पर एक केमिकल सबस्टेंस रिलीज़ होता है जो इस यूनिलेटरल ग्रोथ दिखाई देता है इसमें, यानी लाइट की तरफ रिस्पांस दिखाता है या देता है. तो फाइनली ही गेव द नेम दिस एज ऑक्सिन. तो ये हमने कहा. उसके बाद मैंने कहा कि ह्यूमन यूरिन से भी ऑक्सिन कलेक्ट किया गया, या एक डच पेशेंट था, उसके बॉडी से भी ऑक्सिन डिस्कवर किया, या उसके बाद प्लांट्स में बहुत से ऑक्सिन लाइक जैसे केमिकल सबस्टेंस. तो फाइनली ये दीज आर कॉल्ड एज ऑक्सिन्स. तो उसके बाद मैंने कहा ऑक्सिन्स दे आर टू टाइप्स. एक तो मैंने कहा सिंथेटिक, याद है आपको, यानी वन इज़ कॉल्ड एज नेचुरल, सेकंड इज़ कॉल्ड एज सिंथेटिक. तो नेचुरल में मैंने बताया इंडोल एसिटिक एसिड ये है, या इंडोल ब्यूटारिक एसिड और है, या सिंथेटिक में मैंने कहा फिनॉक्स एसिटिक एसिड, मैंने बताया 2,4-D, मैंने बताया 2,4-T. तो या मैंने कहा कि वो सबस्टेंसेस जो इस ऑक्सिन की एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं, दे आर कॉल्ड एज एंटीऑक्सिडेंट्स. ये भी मैंने कल बताया आपको. तो फाइनली वी हैव टू डिस्कस इट्स रोल और फिजियोलॉजी. अगर कुछ फंक्शंस हमने पढ़े, तो अगर आपको याद होगा, पहला रोल जो हमने बताया दैट इज़ कॉल्ड एज सेल डिवीजन. याद है आपको, मैंने कहा जो ऑक्सिन है इन कॉम्बिनेशन विद साइटोकाइनिन, ये प्लांट में डिवीजन, सेल डिवीजन प्रमोट या सेल डिवीजन कैरी करता है, सेल डिवीजन. सेकंड तो इसमें मैंने बताया सेल इलांगेशन है ना. ये दो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए. तो उसके बाद उसकी और एक फंक्शन आती है, आप लिखो, दैट इज़ जो ऑक्सिन की फंक्शन है. उसके बाद अगर आपको याद होगा, जो ये ऑक्सिन है यहाँ पर हलेंगे एपिकल डोमिनेंस. ये आप लिखो, एपिकल डोमिनेंस, ये उसकी और एक फंक्शन है. अगर आपको याद होगा, मैंने बताया एक दिन आपको, ये पोटैटो जो है, पोटैटो को आप बर्ड्स देखते हैं उस पर, है ना, जिसे हम आइज़ भी कहते हैं, या प्लांट पर आप बर्ड्स देखते हैं. तो बर्ड्स जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज़ कॉल्ड एज, जिसे हम एपिकल बर्ड कहते हैं, याद है, एपिकल बर्ड जो टिप पर होता है. सेकंड इज़ कॉल्ड एज लेटरल बर्ड, जो साइड पर होता है. यानी बर्ड सारा टू टाइप्स. वन इज़ कॉल्ड एज एपिकल बर्ड, सेकंड इज़ कॉल्ड एज लेटरल बर्ड. तो एपिकल बर्ड वो टिप होता है, टिप पर होता है, चाहे रूट टिप हो या शूट टिप हो, उस पर जो बर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज एपिकल बर्ड. तो अगर जो ब्रांच है या स्टेम है, इसके साइड पर बर्ड हो, दैट इज कॉल्ड एज लेटरल बर्ड. अगर हम यहाँ पर ऑक्सिन ले लेंगे
तो इस ऑक्सिन को लेटरल बड्स पर छिड़काएंगे या उनके साथ उसको कंबाइन करेंगे, तो ये लेटरल बड्स उनका ग्रोथ सप्रेस होगा, उनका ग्रोथ स्टॉप होगा, सप्रेस होगा, ये उनको ग्रो होने नहीं देगा, बल्कि इसमें कौन से बड्स बढ़ेंगे? एपिकल बड। यानी इससे ऑक्सिन की वजह से जो लेटरल बड्स है उनका ग्रोथ क्या होगा? सप्रेस होगा, स्टॉप होगा, रिटार्ड होगा, बल्कि जो एपिकल बड्स हैं ये ग्रोथ दिखाई देंगे या इनमें ग्रोथ होगा। तो उसको हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस और इट्स आल्सो कॉल्ड एज एपिकल बड डोमिनेंस। फिर से मैं बताऊं, ऑक्सिन जो है अगर ये हम किन पर? लेटरल बड्स पर उनको मतलब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो लेटरल बड्स क्या होंगे? उनका ग्रोथ स्टॉप होगा, वो बढ़ेंगे नहीं, ग्रोथ नहीं दिखाएंगे। उसके बदले वो कौन से बड्स? जो एपिकल बड्स हैं ये ग्रोथ दिखाएंगे, तो उसको हम कहते हैं एपिकल बड डोमिनेंस। क्लियर हुआ आपको? तो ये रोल जो है ये हम हेज मेकिंग में इस्तेमाल करते हैं, यानी दिस रोल इज यूज्ड इन हेज मेकिंग। दिस रोल इज यूज्ड, आप लिखो पॉइंट, दिस रोल इज यूज्ड इन हेज मेकिंग इन टी प्लांट्स। इन टी प्लांट्स, जो टी प्लांट है, चाय का जो पौधा होता है, इसमें हम ये रोल इस्तेमाल करते हैं ऑक्सिन का। तो वहाँ पर क्या करते हैं, आप बोर्ड की तरफ देखो, मान लो ये प्लांट है, टी का प्लांट है, यहाँ पर पहले सीखो बाद में लिखो। इस टी पर हम ऑक्सिन की टिप्स है, इस पर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होगा? एपिकल बड्स जो है उनकी ग्रोथ होगी, जब उनकी ग्रोथ होगी फिर उनको कट करते हैं। यहाँ पर ये एपिकल बड है, जब इस पर हम छिड़केंगे ऑक्सिन तो यहाँ पर इनका ग्रोथ होगा, ये इंक्रीज़ होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज़ होगी, फिर हम इसको कट करते हैं। उसके बाद ये कोलियोपेटाई ले लेंगे या टिप ले लेंगे या एपिकल पोर्शन, जो इसको हम कट करेंगे। तो कट करने के बाद यहाँ क्या निकलेंगे? लेटरल बड्स। जब हम एपिकल बड या आप मान लो ये एप्पल प्लांट है, इस एप्पल प्लांट में जब हम प्रूनिंग करते हैं, यहाँ पर ये ब्रांच होती है, इसको हम कट करते हैं, तो बाकी ब्रांच कहाँ से आते हैं? साइड से आते हैं, है ना, वो दे आर कॉल्ड लेटरल ब्रांचेस। तो सेम इज द केस विद हियर टी प्लांट। इस टी प्लांट में क्या करते हैं? पहले ऑक्सिन की कंसंट्रेशन हम देते हैं, तो इससे एपिकल बड्स उनका ग्रोथ होता है। फिर हम इन एपिकल बड्स को, क्या मान लो यहाँ पर एपिकल बड है, यहाँ पर इन एपिकल बड को फिर हम काटते हैं। जब हम काटेंगे तो नीचे से क्या आएंगे? लेटरल बड्स। यहाँ से लेटरल बड्स आएंगे, यहाँ से लेटरल बड्स आएंगे, तो इससे प्लांट की अपीयरेंस क्या होगी? बुशी अपीयरेंस, है ना। जब यहाँ से भी इंक्रीज होंगे, यहाँ से, तो प्लांट इसकी अपीयरेंस इट विल बिकम बुशी लाइक अपीयरेंस। सो दैट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। क्योंकि हम टी प्लांट जो है, हम टी कहाँ से हासिल करते हैं? लीव्स से, है ना। तो इससे लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स जो है इनका नंबर इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्शन क्या होगी? इंक्रीज होंगी। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज हेज मेकिंग। आपको समझ में आ गया? सो वी कैन यूज़, आप इस तरह लिखो, वी कैन यूज़ ऑक्सिन इन हेज मेकिंग in tea plants. We can use auxin in hedge making in tea plants. In tea plants, this results tea plants to become bushy like. This results tea plants to become bushy like. And increases its production. इसको हम, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आ सकता है, फॉर हेज मेकिंग विच टाइप ऑफ हार्मोन इज यूज। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, हेज मेकिंग के लिए हमें कौन सा हार्मोन चाहिए, तो यहाँ पर क्या लगाते हैं हम? ऑक्सिन। क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो नेक्स्ट रोल इज, सेकंड रोल इज ब्रेकिंग ऑफ, या ब्रेक मत लिखो, आप लिखो, हाँ आप लिखो, पहले मैं बताऊँ, जब फ्रूट या लीफ फॉल होता है ना, जब फ्रूट पकता है, जब खज़ां का मौसम आता है, लीव्स क्या होते हैं?
गिरते हैं नीचे ना, उदारक से नीचे गिरते हैं, तो उस प्रोसेस को हम एब्सिशन कहते हैं। एब्सिशन, ABSCION, एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। ये पहले आप लिखो, एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। तो जब फ्रूट्स पकते हैं या राइप होते हैं या लीव्स, तो वो फल होते हैं ना, लीफ फल होता है, फ्रूट फल होता है। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज एब्सिशन, दिस कॉल्ड एज एब्सिशन। अगर फ्रूट यंग हो, लीफ यंग हो, अब लीफ फल होगा, मान लो प्लांट से अब लीफ फल होता है, फ्रूट फल होता है, तो उस वक्त हम ऑक्सीजन की स्प्रे करेंगे, तो जिससे क्या होगा, ये लीफ फॉल जो है, फ्रूट फॉल जो है, डिले होगा। रुक तो नहीं सकता है, डिले होगा, बहुत टाइम लेगा ये, जब तक ये फ्रूट्स हम प्लांट से हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है, मतलब मान लो अभी तो हार्वेस्टिंग का टाइम नहीं है एप्पल के लिए, है ना, तो इसका मौसम होता है अक्टूबर में। मान लो फ्रूट फॉल पहले से स्टार्ट हुआ, लीफ फॉल पहले से स्टार्ट हुआ, तो हमें परेशानी होगी। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की स्प्रे प्लांट्स को करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो एब्सिशन की प्रोसेस है ये उसको डिले करता है। पहले इनको एब्सिशन रेफर्स टू a process involves leaf and fruit fall, involves leaf and fruit fall। सो अगर ये एब्सिशन या अगर ये लीफ फॉल या फ्रूट फॉल अर्ली होगा तो इससे हमारा नुकसान होगा ना, मतलब इकॉनमी पर असर पड़ेगा, फ्रूट्स ख़राब हो जाएंगे। अब तो हम ये चाहते हैं कि ये डिले होना चाहिए, मतलब मान लो सितंबर में स्टार्ट हुआ फ्रूट फॉल, तो प्रॉब्लम है ना, इकॉनमी हमारी ख़राब हो जाएगी। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन स्प्रे बाग को करते हैं। तो उससे क्या होगा, इसमें डिले हो जाएगा, ये कुछ वक्त लेगा जब तक ये जो फ्रूट है पक जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं सो ऑक्सीजन इज़ यूज्ड, आप देखो द ऑक्सीजन इज़ यूज्ड टू डिले एब्सिशन ऑफ young fruits and leaves, एब्सिशन ऑफ यंग फ्रूट्स एंड लीव्स, हम इसको डिले कर सकते हैं। लेकिन अगर बोर्ड की तरफ आप देखो, अगर मैंने कहा कि प्लांट में फ्रूट या लीफ यंग हो, अगर वो गिर जाएंगे तो उस वक्त हम ऑक्सीजन का सहारा लेंगे, तो इसको डिले कर सकेंगे कुछ देर के लिए। लेकिन अगर ये फ्रूट मैच्योर हुआ हो या ओल्ड हो, लीफ ओल्ड हो, आपको समझ आती है मेरी बात, यंग अगर गिर जाएगा तो हम उसको कुछ देर के लिए रुका सकते हैं ऑक्सीजन की मदद से। लेकिन अगर ये फ्रूट मैच्योर हुआ होगा या ओल्ड होगा लीफ, अगर उस वक्त हम स्प्रे करेंगे किसकी, ऑक्सीजन की, उस वक्त अर्ली फॉल होगा। आपको समझ में मेरी बात आती है? रोल क्या है ऑक्सीजन का, टू डिले अर्ली लीफ एंड फ्रूट फॉल। मगर अगर फ्रूट ओल्ड हो, लीफ ओल्ड हो या यंग नहीं हो, उस वक्त अगर हम क्या ऑक्सीजन की स्प्रे करेंगे, उस वक्त उनका फॉल होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बट इन केस ऑफ ओल्ड फ्रूट्स एंड लीव्स, ये लिखो आप पॉइंट, ये नहीं लिखा आपने, बट इन केस ऑफ ओल्ड फ्रूट्स एंड लीव्स, ऑक्सीजन यानी यूज ऑफ ऑक्सीजन, in case of old fruits and leaves, use of oxygen results there, enhances abscission, enhances their abscission, enhances their या promotes their, उस वक्त ही प्रमोट करेगा लीफ फॉल, उस वक्त ही प्रमोट करेगा। ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या आपने पढ़ा है कि तो ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल करते हैं यंग फ्रूट्स या यंग लीव्स को गिरने से हम बचाते हैं ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन वहाँ क्वेश्चन आया ये, इन केस ऑफ ओल्ड लीव्स एंड फ्रूट्स द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन विल लेड टू, वहाँ प्रमोट भी होगा
या कहेंगे एनहेंस भी होगा एब्शन, तो उस वक्त आपको ये देखना है क्या रोल आ सकता है। क्लियर, ये समझ में आई आपको मेरी बात है? को इनके साथ यंग फ्रूट्स इट डिलेज एब्शन, बट इनके साथ ओल्ड इट एनहेंसेस और इट प्रमोट्स एब्शन। क्लियर। नेक्स्ट इज पार्थिनोकार्पी। नेक्स्ट इज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी पहले हम देखेंगे पार्थिनोकार्पी होता क्या है। पार्थिनोकार्पी आपने पहले नहीं बताओ आपको, आपने फ्रूट खाया है, पॉमग्रेनेट का फ्रूट खाया है, एप्पल का फ्रूट खाया है, आपने ऑरेंज का फ्रूट खाया है, ग्रेप्स खाए हैं, तो इसमें सीड्स होते हैं ना, इसमें सीड्स होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सीड्स जब हम खाते हैं ना ग्रेप, तो सीड की वजह से परेशानी होती है मुंह में ना, हम चाहते हैं कि ये सीड में इस फ्रूट में ना हो। तो वो फ्रूट्स जिसमें जो डेवलप होंगे मगर इनमें सीड्स एब्सेंट हो, वो फ्रूट्स जिनमें सीड्स क्या एब्सेंट हो, तो उन फ्रूट्स को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स। क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल आपने बनाना खाया है, सीड कभी आपके दांत में गया? मत गया। या हम कुछ ग्रेप्स खाते हैं जहाँ सीड्स नहीं होता है ना, तो उनको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। तो इस फिनोमेनन को क्या कहेंगे? पार्थिनोकार्पी, यानी ये वो प्रोसेस है जिससे फ्रूट बनेगा लेकिन सीड के बगैर। आप ये देखो, पार्थिनोकार्पी इज ए प्रोसेस that results development of seedless fruits. That results the development of seedless fruits. That is called as parthenocarpy. तो फ्रूट्स को क्या कहेंगे? Fruits are called as parthenocarpic fruits. The fruits are called as parthenocarpic fruits. तो ऑक्सिन अगर हम ले लेंगे, ऑक्सिन अगर स्प्रे करेंगे एट द टाइम ऑफ फ्रूट सेट, है ना, पॉलिनेशन के वक्त हम क्या करते हैं? जब एप्पल गार्डन्स होते हैं तो वहाँ पर क्या फेंकते हैं, स्प्रे करते हैं ऑक्सिन की स्प्रे। क्यों? कहते हैं कि इससे फ्रूट सेट होगा। तो जब ऑक्सिन की वजह से फ्रूट सेट होगा तो उनमें सीड्स नहीं होंगे, दे आर कॉल्ड एज सीडलेस फ्रूट्स। क्लियर। तो ये यहाँ पर हम कुछ ये इन प्लांट्स में अगर ऑक्सिन की स्प्रे करेंगे वहाँ फ्रूट्स बनेंगे विदाउट सीड्स। सो मगर कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें हम ये नहीं कर सकते, मतलब ऑरेंज में कर सकते हैं हम, ग्रेप्स में कर सकते हैं हम, वाटरमेलन में कर सकते हैं, मगर कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें हम नहीं। फॉर एग्जांपल पोमग्रेनेट खाया है, पोमग्रेनेट, तो इसमें क्या खाते हैं? कौन सा पार्ट्स खाते हैं? सीड खाते हैं ना, उसमें सीड होता है। अगर हम ऑक्सीजन ले लेंगे तो फिर स्प्रे करेंगे, वहाँ क्या खाएंगे, है ना, दिल खाएंगे, है ना, वो स्किन खाएंगे उसमें, तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। पार्थिनोकार्पिक यूज बाय ऑक्सीजन कैन नॉट कैरिड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है ना। तो पोमग्रेनेट में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं सीडलेस फ्रूट्स के लिए। ठीक है, तो आप ये देखो, द ऑक्सीजन कैन बी यूज्ड to produce seedless fruits. Oxygen can be used to produce seedless fruits. तो आपकी NCERT में है एग्जाम्पल एक पाइनएप्पल, नहीं पाइनएप्पल नहीं है, टोमेटो, सॉरी आप ये लिखो टोमेटो। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, क्योंकि आपके नीट में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपकी NCERT में एग्जांपल दिए हैं, पार्थिनोकार्पिक डेवलपमेंट इन केस ऑफ टोमेटो कैन बी कैरिड आउट बाय यूजिंग ऑक्सीजन। तो एग्जांपल वहाँ टोमेटो, ये पार्थिनोकार्पी, आप एग्जांपल क्या लिखेंगे? टोमेटो। नेक्स्ट इज फ्लावर फॉर्मेशन। तो ऑक्सीजन अगर ले लेंगे, यहाँ पर प्लांट है तो इसमें बड्स है यहाँ पर, लेकिन अभी फ्लावर नहीं निकले हैं इन बड्स से, है ना, मतलब प्लांट है यहाँ पर, इसमें बड्स है लेकिन बड से फ्लावर नहीं आए हैं। अगर हम इन पर ऑक्सीजन का स्प्रे करेंगे तो यहाँ से फ्लावर जल्दी निकलेंगे,
यहाँ से फ्लावर्स जल्दी निकलेंगे, सो दिस कॉल्ड एज फ्लावर फार्मेशन, यानी ऑक्सीजन जो है इट हेल्प्स इन फ्लावर फार्मेशन। आप ये लिखो द ऑक्सीजन हेल्प्स इन फ्लावर फार्मेशन। तो एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे आप पाइन एप्पल, क्योंकि एनसीईआरटी पे एग्जाम्पल दी गई है पाइन एप्पल। पाइन एप्पल, ये आप लिखो एग्जाम्पल पाइन एप्पल। सो ये एक और यूज़ है इसका। नेक्स्ट यूज़ आप लिखो रूट फार्मेशन, रूट इनिशिएशन आप लिखो या रूट फार्मेशन, रूट फार्मेशन या रूट इनिशिएशन। रूट इनिशिएशन भी लिख सकते हैं या रूटिंग भी लिख सकते हैं। 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, रूट फार्मेशन, रूट इनिशिएशन और रूटिंग। अगर आपको याद होगा, मैंने एक दिन आपको बताया कैलस, याद है कैलस? तो मैंने कहा जब सेल डिवीजन होता है प्लांट में किसी टिश्यू से, तो वहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स बनते हैं, तो उसको कैलस कह रही है। आप लिखो कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड, कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स, कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स, कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स। तो यही कैलस हम ले लेंगे यहाँ पर, मान लो, ठीक है, यहीं पर हम ले लेंगे कैलस। तो कैलस को थोड़ा सा हम ऑक्सीजन दे लेंगे, लो कंसंट्रेशन, इस कैलस का थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे। अब उसको, उस कैलस को हम ट्रीट करेंगे किस ऑक्सीजन, मगर लो कंसंट्रेशन। यहाँ पर हम दे देंगे इसकी लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर रूट निकलेगा इससे, यहाँ पर क्या निकलेगा, रूट निकलेगा। तो आप लिखो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन रूट फॉर्मेशन, low concentration of oxygen results in root formation, results in root formation। तो कभी कभी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन एग्रीकल्चर। यहाँ तो मैंने जनरल फिजियोलॉजी पढ़ाई, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर और पहले मैं बताऊँ, और एक रोल है इसका, इराडिकेशन ऑफ वीड्स, इराडिकेशन ऑफ वीड्स, इराडिकेशन ऑफ वीड्स। तो आपने देखा, अगर में आपने देखा, जब हम मक्की के सीड सो करते हैं किसमें, सॉइल में, फिर जर्मिनेशन होती है, मेज़ के प्लांट्स बनते हैं। फिर ये मेज़ प्लांट क्या है, मोनोकाट है। तो आज के ज़माने में, पहले हम वो क्या खुरपी से वो वीड निकालते थे, है ना। आज के ज़माने में हम केमिकल फेंकते हैं उन वीड्स पर, वो ख़त्म करते हैं, है ना। तो मान लो मक्की का क्रॉप है, यहाँ पर मक्की का क्रॉप है यहाँ पर, तो इसमें वीड्स हैं यहाँ पर। तो वीड्स मान लो ये डाइकाट हैं, वीड्स मान लो ये डाइकाट है। अगर हम ऑक्सीजन ले लेंगे, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे थोड़ा सा, फिर स्प्रे करेंगे इनके रूट्स पर, किनके, वीड्स के रूट, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। रूट ग्रोथ स्टॉप होगा। जब रूट ग्रोथ स्टॉप होगा तो प्लांट को क्या बनेगा, इट विल गेट फिनिश्ड, है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसको कहते हैं इराडिकेशन ऑफ वीड। मगर अगर मोनोकाट इसमें मैच्योर मोनोकाट, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ये आपके एनसीईआरटी में दिखा है, यानी इट काजेस, आप ये लिखो यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, पास यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, वो यूज़ ऑफ ऑक्सीजन कैन बी इराडिकेट वीड्स। यानी मैं ऐसा भी कहूँ कि इराडिकेशन ऑफ वीड्स कैन बी कैरिड आउट विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ का अगर रूट पर हम इंक्रीज़ कंसंट्रेशन करेंगे तो रूट डैमेज होगा, तो इससे वीड जो है ख़त्म होगा। लेकिन अगर ये डाइकाट का वीड ख़त्म होगा, अगर वहाँ पर मेच पर मोनोकाट होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो कभी ये आ सकता है आपको क्वेश्चन, यूज़ ऑफ ऑक्सीजन फॉर मैच्योर मोनोकाट्स विल डैमेज देम और विल डैमेज देम और नॉट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगर मोनोकाट मैच्योर हो,
मोनोकाट का प्लांट मेजर हो, फिर हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज वहाँ करेंगे, क्या उन पर क्या गुजरे, देयर विल बी नो हार्म इफेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज इराडिकेशन ऑफ वीड। तो ये कुछ फंक्शंस थे किसके, ऑक्सीजन के। आप तो कभी कभी आपको यहाँ पर तो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं 2,4-D, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, या 2,4-T 2,4,5-T, ये मैंने बताया आपको 2,4,5-T। 2,4-D मीन्स डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, दिस मीन्स 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड, ये मैंने बताया जब मैंने आपको पहले पढ़ाया। तो 2,4-D को क्या कहते हैं, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, तो इसको हम कहते हैं 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिड। ये हम यूज़ करते हैं यहाँ इराडिकेशन ऑफ वीड्स के लिए। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपको, व्हाट आर द यूज ऑफ ऑक्सीजन इन एग्रीकल्चर, वहाँ पर ये रोल लिखता है पार्थेनोकार्पी, फ्रूट फार्मेशन, फ्लावर फार्मेशन, इराडिकेशन ऑफ लीव्स। सो दिस इज़ अ रोल ऑफ ऑक्सीजन। अब एक क्वेश्चन बचा है इसका टेस्ट, बायो एसिड जिसे कहते हैं, वो कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम क्लास का ख़त्म हुआ, तो वी विल कैरी इट ऑन टुमारो। थैंक यू वेरी मच।